जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएसईटी के अंदर में इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो ये सीएसईटी ईबी के अंदर में आपका चैप्टर नंबर 1 है, विच डील्स विद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर में डिमांड पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर सप्लाई पढ़ेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा सेशन लगभग 2.5 घंटे का होगा, बीच में 10-15 मिनट का हम लोग ब्रेक भी लेंगे। तो मेक श्योर कि आप एकदम पूरी तरीके से रेडी रहें। हम आपको साथ साथ में कुछ कुछ इसके लिए शॉर्ट नोट्स भी लिखवाएंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपको मेरे साथ साथ में लिखने रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये पूरा कवर अप कर लेने के बाद आप अधिकतर एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एकदम पावर पैड रिवीजन सेशन है अपना। इसमें कोशिश करिएगा कि आप बस सुने पूरे ध्यान से, बहुत अधिक आपको दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक डिमांड। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? वी से कि डिमांड क्या है? एक ऐसी सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज एट द गिवन प्राइसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या 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 क्या? व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको मन हो, भैया अब हमें तो जैगुआर खरीदना ही है, हमें भी चाहिए एक लैम्बोर्गिनी अपनी गली के बाहर में खड़ी रहे, ऑल्दो उसमें आने की जगह नहीं है, लेकिन हमको चाहिए। बस ये कुछ 2 करोड़ रुपए की आ रही है और 2 करोड़ रुपए ही कम पड़ रहे हैं। तो अपने पास में विलिंगनेस है क्या? सर विलिंगनेस तो भर भर के है, फिलहाल एबिलिटी नहीं, ठीक है। अच्छा, आपके पास में 20 रुपए तो है, 20 रुपए से तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन विलिंगनेस है खरीदने की? कम ऑन, डोंट टेल मी विलिंगनेस है नहीं ना। तो हर एक चीज जिसकी एबिलिटी होगी उसकी विलिंगनेस होगी, हर एक चीज जिसकी विलिंगनेस उसकी एबिलिटी होगी। लेकिन जब विलिंगनेस भी हो और एबिलिटी भी हो, हम खरीदना चाहते भी थे और हम खरीद सकते भी थे, खरीदना जरूरी नहीं है। एक्चुअल परचेज डज नॉट मैटर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी मैटर्स, विलिंगनेस एंड एबिलिटी मैटर्स। तो say for example, a company, a car company is evaluating its demand in India. तो what will it see कि कितने लोग मेरी कार को परचेज करने के लिए एबल होंगे और कितने लोग मेरी कार को परचेज करना चाहेंगे। एबिलिटी सबके पास हो सकती है, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम मान ले हमसे कंपनी ने कहा कि भाई मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इवैल्यूएट करो, तो जब हमसे कहा जाएगा कि डिमांड इवैल्यूएट करो, मतलब ये नहीं कहेंगे कि यार इतने लोग खरीद रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसकी डिमांड तो ऐसे जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई खरीदा तो है नहीं, अभी खरीदेगा। तो हम कहेंगे जो खरीदना चाहेगा और जो खरीद सकेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डिमांड, एंड इट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे से फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के अंदर में, 1 हफ्ते के अंदर में, 6 महीने के अंदर में, एक पर्टिकुलर पीरियड, ये 6 महीने, ये 1 हफ्ते, ये 1 महीना, इसमें जितने लोग खरीदना चाहते हैं और खरीद सकेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज डिमांड। तो इट इज अ सिचुएशन। आप लोग भी साथ साथ में शॉर्ट में इसको लिखते जाना, जो भी चीजें आपको लिखवा रहे हैं, जो भी चीजें आपको लिखवा रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में इसको शॉर्ट में लिखते जाना। डिमांड, it is a situation when a person is willing to purchase and able to purchase, willing to purchase and able to purchase। A particular good for a given period of time।
सर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? ये भी एक शब्द होता है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब कितना यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब कितना यूनिट। जैसे अब देखो, डिमांड हमेशा प्राइस के ऊपर निर्भर करती है। हाँ, आपसे कहें कि हम ये पेन बेचना चाहते हैं, खरीदोगे? तो आपसे पूछेंगे कितने में, हमने कहा 5,000 रुपए में। अब कहेंगे रख लीजिए अपने पास, नहीं चाहिए मेरे को, कौन सा हमारी कॉपी पे चलने वाला है। हमने कहा 50 रुपए में, आपने कहा अच्छा एक दे दीजिए, एक बार चला के देखा जाएगा कहीं तो चलेगा। हमने कहा 10 रुपए में, ऐसा 5 तो पैक कर दीजिए, इस बार दिवाली हम सबको यही बांटेंगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड मींस डिमांड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस। व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? डिमांड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस पर जितनी डिमांड होती है उसे कहा जाता है क्वांटिटी डिमांड। इट रेफर्स टू डिमांड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस। देखो, डिमांड ना 3 तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। डिमांड को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका डिमांड शेड्यूल, एक होता है आपका डिमांड कर्व, और फिर एक होता है आपका डिमांड फंक्शन। क्या क्या होता है बताओ? डिमांड शेड्यूल, स्पीक आउट, डिमांड शेड्यूल, दूसरा डिमांड कर्व, और तीसरा डिमांड फंक्शन। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन। सर डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अगर एक टेबल बना करके डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाए, अगर एक टेबल बना करके डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल। अगर एक कर्व बना करके डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे कहते हैं डिमांड कर्व। और अगर एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाकर डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे कहते हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और डिमांड फंक्शन। सर डिमांड शेड्यूल क्या है फिर से बताइए? एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे किस चीज की टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। जैसे मान लो मैंने एक टेबल बना दिया, अगर हमने एक टेबल बना दिया कुछ इस प्रकार से, इसमें एक तरफ में हमने बनाया प्राइस और दूसरी तरफ में बनाया रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। हमने कहा 50 रुपए में बेचेंगे तो कितना खरीदोगे? आपने कहा एक। अच्छा 40 में बेचेंगे तो आपने कहा 3 खरीद लेंगे। हमने कहा 30 में बेचेंगे तो आपने कहा ठीक है सर ऐसा करिए फिर 5 दे दीजिए। सर 20 में 3 दे दीजिए, सॉरी और ज्यादा खरीदेंगे 7 दे दीजिए, 10 में 9 दे दीजिए। तो अगर इस प्रकार से हम कुछ बना दें उसे क्या कहेंगे? डिमांड शेड्यूल। ये क्या है? एक टेबल है जो कि हमको अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी ये बता रहा है। फिर इसके बाद वैसे ही हम लोग बना सकते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। बोलिए क्या हो जाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इसी के लिए मान लो हमको ग्राफ बनाना हो तो हम कह सकते हैं कि 10 पे कितनी डिमांड थी? 9। 20 पे कितनी डिमांड थी? 7। 30 पे कितनी डिमांड थी? 5। 40 रुपए में कितनी डिमांड थी? 3। और 50 रुपए में कितनी डिमांड थी? 1। अगर हम इसको जोड़ दें तो इट विल बिकम डिमांड कर्व। अच्छा देखो मैंने तो एक स्ट्रेट लाइन बनाया है, लेकिन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बने ऐसा जरूरी नहीं। नीचे तरफ में हम लोग मार्क करते हैं क्वांटिटी, यहां पे हम लोग मार्क करते हैं इसकी प्राइस। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व refers to the graphical presentation of demand.
मतलब कितनी क्वांटिटी होगी अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पर। अगर 10 रुपए का प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी होगी, 20 रुपए का प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी होगी, 30 रुपए का प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी होगी। तो अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी होगी, इस चीज को हम लोग कहते हैं अपना डिमांड कर्व। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसके किसके बीच का? प्राइस और क्वांटिटी के बीच। तो डिमांड फंक्शन क्या है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। बोलिए, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। सर इसका एग्जांपल लेके बताओ। देखो भाई इसका एग्जांपल, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 minus, or make it 10 minus 1/2 p। एक बार ऐसे ही हमने कुछ ले लिया, आर्बिट्रेरी एग्जाम्पल। ठीक है, 10 minus 1/2 p। अब बताओ अगर प्राइस मेरी, सारे लोग एक बार कैलकुलेट करके बताना, जो लोग भी लाइव चार्ट पर हैं वो लोग भी कैलकुलेट करके और बताएं। को होस्ट पे अपना मैसेज भेजिएगा और बताइए अगर प्राइस 50 रुपए है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। एक मिनट, दिस इज 50 minus 1/2। हाँ, अगर प्राइस 50 रुपए है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 50 minus 1/2 into 50 कितना? 25। मैसेज नहीं आया भाई सबका? बताओ अगर प्राइस 40 रुपए है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 30। अगर प्राइस 30 रुपए है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? हाँ, 35। अगर प्राइस 10 रुपए है तो बताओ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 45। इसका मतलब वेरी गुड, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इसे हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसे जैसे दाम कम होते जाता है हर एक चीज का डिमांड बढ़ते जाता है। अगर कम दाम रहेगा तो आप ज्यादा खरीदना चाहोगे और अगर ज्यादा दाम रहेगा तो आप कम खरीदना चाहोगे। सो दिस सिंपल थिंग इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर दाम कम है तो आप ज्यादा डिमांड करोगे और अगर दाम ज्यादा है तो आप कम डिमांड करोगे। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। और इसको हम लोग एक टेबल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कहेंगे डिमांड शेड्यूल, एक कर्व बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कहेंगे डिमांड कर्व, और अगर एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना दें तो उसे हम लोग कहेंगे डिमांड फंक्शन। सो दिस इज योर डिमांड फंक्शन। क्लियर है यहां तक की बात? पक्का? 3 तरीके हो गए, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और डिमांड फंक्शन। यहां पर एक बात आपको बहुत ध्यान देनी है, एक बात आपको बहुत ध्यान देनी है, वो ये है कि यहां पर आपको एक नेगेटिव साइन दिखेगा प्राइस के साथ। तो ये जो प्राइस के साथ नेगेटिव साइन होता है ये हमेशा रहेगा। तो ये नेगेटिव साइन विथ प्राइस, ये जो प्राइस के साथ में नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशनशिप। दिस नेगेटिव साइन विथ प्राइस इंडिकेट्स क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा इनवर्स रिलेशनशिप? प्राइस और क्वांटिटी के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। बोलो ठीक है क्या? अच्छा सर, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता, मतलब ज्यादा दाम पर ज्यादा क्वांटिटी होती, ज्यादा दाम पर अगर ज्यादा क्वांटिटी होती तो ये क्या बन जाता? पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि ज्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी होती है, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप
या इसको हम लोग नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं, और इस कारण से ये साइन क्या बन गया है, नेगेटिव। बोलो समझ गए? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, क्या आप समझ गए इसको? नेक्स्ट, अगला है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड सिंपली स्टेट्स दैट कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सर ये क्यू एक्स मान क्या होता है? हम मान लेते हैं गुड एक्स है, तो क्यू एक्स माने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। बोले क्या? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। सर ये ऊपर के एरो का मतलब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और अगर प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। जैसे अगर हम कहें पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया लेकिन फिर भी डिमांड तो बढ़ ही रही है, तो बहुत सी चीजें हैं जो कि प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटने पे भी डिमांड घटती है। कोई चीज अगर सस्ती हो गई, हम कहें कि मान लीजिए कीपैड वाला फोन सस्ता हो गया, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कीपैड वाला फोन अगर आज सस्ता हो जाए तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो फैशन में नहीं है, वो फैशन में नहीं है, वो ट्रेंडिंग नहीं है। ठीक है, इसी के साथ याद आया मेरा ट्रेंडिंग वाला फोन थोड़ा बज रहा है, इसको हम साइलेंट करें। वो फैशन में नहीं है। तो कोई चीज जब आउट ऑफ फैशन हो जाती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, और कोई चीज अगर फैशन में है, ठीक है, ये स्मार्ट वॉच जिसने पहना है सर, स्मार्ट वॉच, तो इवन तो उसका दाम बढ़ जाए लेकिन डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती है, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ती है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। Assuming other factors remain constant. ठीक है, this assumption is also called as ceteris paribus. Other factors constant, यानी प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगी, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ेगी। ceteris paribus माने अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सर कौन से वो अदर फैक्टर्स है जिनको आप कांस्टेंट मान रहे हो? आइए उनके बारे में सीखा जाए। आपने कभी मेरे साथ रैपिड फायर खेला है कि नहीं खेला है? कभी रैपिड फायर खेला है मेरे साथ? नहीं। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग ढेर सारे रैपिड फायर्स खेलेंगे। पहला रैपिड फायर इस टॉपिक के बाद होगा। देखो, सबसे पहले सुनो, अदर फैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट, अदर फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और हमारे पास दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एक हो गया सब्स्टिट्यूट और दूसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। जब एक सब्स्टिट्यूट, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए जो कि हमसे सस्ता है, पेट्रोल की जगह डीजल आ गया जो कि सस्ता है, डीजल की जगह मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए जो कि और सस्ते हो, तो कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। जब हमारे प्रोडक्ट का एक सब्स्टिट्यूट आ जाएगा जिसका प्राइस कम हो तो हमारे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब सब्स्टिट्यूट का दाम घटता है, इस समय दिवाली के टाइम पे लाइट्स लगती है, तो इंडियन लाइट्स का सब्स्टिट्यूट है चाइनीज लाइट। तो जब चाइनीज लाइट्स के दाम इतने कम हो गए, आप जाओगे दुकान वाले के पास लाइट खरीदने को, कहेगा चाइना वाला चाहिए इंडिया वाला चाहिए, आपको इंडिया वाले के दाम बताएगा और चाइना वाले के दाम बताएगा। हो सकता है चाइना वाला, अधिकतर केसेस में चाइना वाला बहुत सस्ता होता है, तो अगर चाइना वाला सस्ता है तो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट आप खरीदोगे ना इंडियन लाइट्स का, तो इंडियन लाइट्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। समझ गए? तो जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, पीएस माने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कम होता है तो मेरे गुड की डिमांड क्यू एक्स, पीएस माने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्यू एक्स माने हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और अगर सब्स्टिट्यूट महंगा हो जाए तो हम कहेंगे यस सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया, तो सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे, मेरा गुड खरीदेंगे, हमारा गुड।
तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट का एक एग्जांपल लो, टी कॉफी, इसी का तो इंतजार कर रहे थे। बिना टी कॉफी कहे क्या सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल पूरा होता है? नहीं। और कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेड बटर, टी शुगर, नहीं आजकल विदाउट शुगर भी चलता है। हाँ, पेन और इंक, ब्रेड और बटर। मतलब ये इतिहास है। अगर सब्स्टिट्यूट कहेंगे तो टी कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे तो ब्रेड बटर और पेन और इंक, यही सब है। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूट मैगी यिप्पी, नहीं ये मत कहना मैगी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैगी एंड यिप्पी सब्स्टिट्यूट्स है ना, मैगी होती है। चलिए वो देशभक्ति बाद में निभाइएगा। मैगी भक्ति। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसे गुड्स जो साथ साथ में यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसे गुड्स जो साथ साथ में यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे लेट मी टेक एग्जांपल, ऐसे गुड्स जो साथ साथ में हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही आपने कहा अभी पेन के साथ में इंक रिफिल साथ साथ में यूज होता है, कार के साथ में पेट्रोल डीजल साथ साथ में इस्तेमाल होता है। तो अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो पेट्रोल व्हीकल्स की डिमांड कम हो जाएगी, यस और नो, क्योंकि वो साथ साथ में यूज होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो साथ साथ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो साथ साथ में इस्तेमाल होती हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हो जाए तो हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, तो वो गुड्स जो कि साथ साथ में, हमने कहा मान लो मेरा फोन है, मेरे फोन के साथ में मेरा ही चार्जर है जो कि इस्तेमाल होता है, और वो चार्जर महंगा हो गया, उसके स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए, बाकी चीजें महंगी हो गई। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हो गया तो हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो गुड जो कि साथ साथ में इस्तेमाल होता है, अगर वो सस्ता हो जाए तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो जाए तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। इज दिस क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अगला होता है इनकम। अच्छा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो जाए, हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इंटरनेट। भैया पहले स्मार्टफोन लेते तो क्या ही करते, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट चलाते, लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए भी तो बहुत पैसा लगता था। तो मान लो स्मार्टफोन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्या था जो साथ में यूज होता था? इंटरनेट। भैया लेकिन इंटरनेट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। नाउ इंटरनेट बिकेम वेरी चीप, इंटरनेट बिकेम वेरी चीप, देयरफॉर द डिमांड ऑफ स्मार्टफोन्स इंक्रीज्ड। जियो के आने के बाद स्मार्टफोन की डिमांड और ज्यादा बूम कर गई, क्योंकि नेट चलाना सस्ता हो गया, तो हर कोई नेट चलाना चाहता है ना। इनकम, तो इनकम के लिए क्या होता है? दो प्रकार के गुड्स होते हैं। कौन से दो प्रकार के गुड्स होते हैं? एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स और एक होता है इंफीरियर गुड्स। बोलिए कौन कौन से? नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स के साथ नॉर्मल सी चीज होती है। देखो क्या होता है, इन जनरल क्या होना चाहिए, अगर ज्यादा इनकम है तो ज्यादा डिमांड होनी चाहिए, और कम इनकम है तो कम डिमांड होनी चाहिए। तो ज्यादा इनकम तो ज्यादा डिमांड, और कम इनकम तो कम डिमांड, ऐसे गुड्स को क्या कहेंगे? नॉर्मल गुड्स। और अगर इनकम बढ़ जाए लेकिन डिमांड घट जाए, या इनकम घट जाए तो डिमांड बढ़ जाए, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंफीरियर गुड्स। जैसे मान लो आप there are various varieties. I will take an example of चावल. There are various varieties of चावल. One is मोटा चावल and the other one is पतला चावल। चावल में भी देखो अलग अलग वो होता है ना, भेदभाव होता है। मतलब ये अपने सोसाइटी का पुराना भेदभाव है। One is मोटा चावल is not good चावल, and the other one is पतला चावल is considered to be good चावल। भेदभाव है। तो ये बताओ, मोटा चावल, अगर तुम और ज्यादा अमीर बन गए तो और ज्यादा मोटा चावल खाओगे? नो, यू विल शिफ्ट टू पतला चावल। यू विल आस्क फॉर बासमती दीजिए भैया, ठीक, उससे कम नहीं खाएंगे। तो व्हाट हैपेंस, आई कैन से मोटा चावल, हालांकि कुछ चीजों में इस्तेमाल होता है, तो मोटा चावल इज एन इंफीरियर गुड, डालडा इज एन इंफीरियर गुड, यस और नो? डालडा का बेटर वेरिएंट क्या है? घी, है कि नहीं? अब ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा घी खाओगे, ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा घी खाओगे, बट ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा डालडा नहीं कंज्यूम करोगे। यू विल मूव फ्रॉम डालडा टू घी।
तो नॉर्मल गुड्स के साथ नॉर्मल बात होती है, ज्यादा इनकम तो ज्यादा क्वांटिटी, कम इनकम तो कम क्वांटिटी। मान लो कपड़े, ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगे, और कम इनकम होगी तो कम शॉपिंग करेंगे, सिंपल फंडा है। लेकिन इंफीरियर गुड्स कम खरीदेंगे, ठीक है। मान लो आप पहले पहले कोई काम चलाता था चूल्हे पे, ठीक है, या कोई अलग तरीके से लकड़ी इस्तेमाल करता था, आज बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं गाँव के अंदर में। अगर उनकी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इन दैट केस क्या वो लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, वो कोयले का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, दे विल मूव टू एलपीजी, ठीक है। सो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है विद इंक्रीज इन इनकम। तो नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड्स, दो प्रकार के गुड्स होते हैं। वैसे ऊपर कौन कौन सा था? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। मेन ये क्लासिफिकेशन से क्या ये दोनों समझ में आया? इसके आगे फिर आपको हम समझाएंगे एंड देन द रैपिड फायर विल कम। बताओ यहां तक आया क्या? कम ऑन स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन प्लीज रिप्लाई, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन प्लीज रिप्लाई। गुड, आई नीड एवरीवन्स रिप्लाई। रिप्लाई यस अगर यहां तक आया तो। नंबर 3, वेरी गुड, यस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। थर्ड क्या है बताओ? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर किसी भी चीज के अंदर में फेवरेबल चेंज आ जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर फेवरेबल चेंज हो, फेवरेबल माने इन फैशन आ जाए, कोई चीज इन फैशन आ गया, कोई ऐसी चीज जो आजकल इन फैशन आ गई, बताओ। हाँ, कीपैड वाला फोन इन फैशन आ गया, वापस से आउट ऑफ फैशन हो गया, तो वो अनफेवरेबल चेंज है। तो अगर कोई अनफेवरेबल चेंज आ जाए तो, अगर अनफेवरेबल चेंज आ गया तो डिमांड डिक्रीजेस, और अगर फेवरेबल चेंज आ गया यानी इन फैशन आ गया तो डिमांड इंक्रीज। अगर फेवरेबल चेंज आया तो डिमांड इंक्रीज, अनफेवरेबल चेंज आया तो डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, समझ गए यहां तक? वापस से, फेवरेबल चेंज डिमांड इंक्रीज, अनफेवरेबल चेंज डिमांड डिक्रीज, इन फैशन डिमांड विल इंक्रीज, आउट ऑफ फैशन डिमांड डिक्रीज। ठीक है, जैसे एक बेल बॉटम जीन्स का एग्जांपल लिया जाता है आपकी किताब के अंदर। बेल बॉटम जीन्स समझते हो क्या होता है? जो कि नीचे से एकदम ऐसे फैला हुआ रहता है, ठीक है, पहले के जमाने के, जैसे हम लोगों के टाइम पे आता था मेन के केस में, इट यूज्ड टू कम एलिफेंट पैंट। हम लोग का एक सिक्स पॉकेट जीन्स आती थी, पता नहीं एनी बॉय इन द ग्रुप वुड लाइक टू आंसर। सिक्स कार्गो कहते हैं उसको, तो 6 पॉकेट जीन्स हम लोग में होती थी। अब तो 6 पॉकेट्स किसी में नहीं रहता है, नहीं तो उसको अलग ही फिर नामों से बुलाया जाता है अभी भी आता है। तो उसमें क्या होता था, 6 पॉकेट होती थी, रखने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन 6 पॉकेट रहती थी, ठीक है। तो वो अलग ही उसका एकदम, वो पहन करके हम लोग खुद को हीरो हीरोइन से कम नहीं समझते थे, ठीक है। सो दैट वाज अनदर, बट नाउ इज इट इन फैशन? इट इज स्टिल इन फैशन। क्या बात कर रहे हो? I'll search my old jeans. So मिलिट्री वाला, अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज इन फैशन आ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, और कोई चीज आउट ऑफ फैशन चला जाए तो डिमांड विल डिक्रीज। नेक्स्ट, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ जाए तो, और पॉपुलेशन घट जाए तो डिमांड डिक्रीज। अगर फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है, अगर फ्यूचर की प्राइस इंक्रीज करने वाली, जैसे मान लो फ्यूचर में हम कहें कि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है। फ्यूचर में हम कहें, पहले ऐसा होता था, अगर हम लोग को मालूम चल जाता था कि पेट्रोल महंगा होने वाला है तो पेट्रोल पंप में ना भीड़ लग जाती थी, और पेट्रोल भर दीजिए भाई, आप आज ही के आज भर दीजिए, 500 रुपए का पूरा फुल कर दीजिए टंकी। अगर मालूम चल जाए अगले दिन, क्योंकि अब क्या होता है, डेली चेंज होता है प्राइस, 1 रुपया 2 रुपया आधा पैसा कभी भी चेंज हो जाता है। लेकिन पहले ऐसे चेंज नहीं होता था, हर समय चेंज नहीं होता। कभी अगर चेंज होता था तो रात में भीड़ लग जाती थी पेट्रोल पंप पे कि पेट्रोल भर दीजिए। तो अगर फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है तो आज की डिमांड बढ़ जाती है। फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर फ्यूचर का प्राइस गिरने वाला है तो आज की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है,
दिस इज कौन सा फैक्टर, फ्यूचर का प्राइस। और उसके बाद सिक्स, ये तो फ्यूचर प्राइस है, ये आपको क्लियर हो गया। सिक्स, एनी अदर फैक्टर विच आई एम मिसिंग, नो आई थिंक इतना ही। और इसके अलावा तो ढेर सारे और भी अदर फैक्टर्स हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, और अलग अलग साइक्लिकल सीजन होता है, अगर मान लो बूम का पीरियड है तो डिमांड बढ़ती है, रिसेशन के पीरियड में डिमांड कम होती है, ये वो बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं, बट मेनली ये 5 फैक्टर्स हैं। क्या ये पांचों फैक्टर्स क्लियर हैं आप लोगों को? तो भाई मेरे लाइव वालों जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं है। ओके आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, अच्छा रैपिड फायर मैंने कहा था, रैपिड फायर टाइम आपको बस ये बताना है, रैपिड फायर आपको बस इतना बताना है कि डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, सिर्फ 2 चीजें, डिमांड विल इंक्रीज और डिमांड विल डिक्रीज। रेडी? जो लोग लाइव में भी, आप लोग भी साथ साथ में कहना, फिर हम आंसर बोलेंगे तो अपने आप को चेक कर लेना, क्योंकि चैट सेक्शन पे जब तक में जाकर के टाइप करोगे तब तक में टाइम बीत जाएगा। सुनो, प्राइस इंक्रीज किया, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट्री का दाम घट गया, डिमांड इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ साथ में इस्तेमाल करते हैं, डिमांड इंक्रीजेस, खत्म है। सुनो, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिक्रीजेस, डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि साथ साथ में जो इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे। फिर इसके बाद ये बताना, इनकम इंक्रीज किया तो क्या? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन नाउ आल्सो प्लीज रिप्लाई, इनकम इंक्रीज किया तो क्या? डिमांड विल इंक्रीज। इन द चैट सेक्शन प्लीज आंसर, अगर इनकम इंक्रीज किया तो क्या? आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज कर सकते। सिद्धि ने सही जवाब दिया। सुनो ध्यान से, ये डिपेंड करेगा कौन सा गुड, पूछो पूछो कौन सा गुड, कौन सा गुड पूछो, हम बताए नहीं है कौन सा गुड। नॉर्मल गुड्स तो कहोगे डिमांड इंक्रीजेस, और हमने कहा इंफीरियर गुड डिमांड डिक्रीजेस। फिर से कह रहे हैं, इनकम बढ़ गई, पूछो नॉर्मल डिमांड इंक्रीज, इनकम घट गई, पूछो इनकम घट गई, इंफीरियर गुड, डिमांड इंक्रीजेस, नालायक बच्चे। इनकम घट गई और इंफीरियर गुड है तो वो ज्यादा खरीदेंगे ना, समझ गए बात को? क्लियर है क्या भाई? हाँ करेक्ट करेक्ट, अब भाई सबको समझ में आया ये। अच्छा, इसके अलावा कोई चीज इन फैशन आ गया, डिमांड इंक्रीज, फ्यूचर का दाम घटने वाला है, फ्यूचर में कल से डिस्काउंट लगेगा तो आज ही खरीद के ले आएंगे? आज ही खरीद के ले आएंगे? नहीं, क्या करेंगे? कल खरीदेंगे, यानी आज की डिमांड कम हो जाएगी। समझ के बाद? चलो अगला टॉपिक, व्हाट आर, इसे है ना, जैसे इसे देखो, इन सबको हम लोग एजम्पशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजम्पशन। मेरी अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज नहीं होगा, इनकम चेंज नहीं होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बदलाव नहीं होगा, पॉपुलेशन में बदलाव नहीं होगा, फ्यूचर प्राइस में बदलाव नहीं होगा, तो फिर हमारा कौन सा लॉ ऑपरेट करेगा? लॉ ऑफ डिमांड। समझ गए? ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड इन चीजों के ऊपर में ऑपरेट नहीं करता। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गिवन गुड्स।
कौन से गुड्स बोलो? गिवन गुड्स। क्या होते हैं गिवन गुड्स? ऐसे गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस घटने पे डिमांड घटती है। प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी और प्राइस घटने पे डिमांड घटेगी। दे हैव अ हायर इनकम इफेक्ट as compared to price। देखो होता क्या है इसके अंदर में, ये समझो। इसमें एग्जांपल में ब्रेड, राइस, व्हीट ये सब आता है। ब्रेड, राइस, व्हीट, सच essential low priced goods with no close substitute, ये बताओ मेरे को, सुनना मेरी बात। जैसे आप गेहूं, आटा समझो, आटा रोटी जैसे अपने लिए है वैसे फॉरेन के लिए ब्रेड है। अगर ब्रेड, आटा, रोटी ये सब महंगी हो जाए तो क्या लोग पिज्जा, बर्गर, मैगी खाने लगेंगे? पिज्जा, बर्गर, मैगी पे स्विच हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि सर दैट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। अरे भले आटा महंगा हो गया, हम कहीं 20 की जगह 25 का हो गया, 25 की जगह 30 का हो गया, फिर भी वो बाकी चीजों के मुकाबले बहुत सस्ता है कि नहीं है, और बहुत बेसिक सी कमोडिटी है। वो बेसिक कमोडिटी तो हर कोई खाएगा कि नहीं खाएगा? बेसिक कमोडिटी हर कोई खाएगा। तो इवन दो दीज गुड्स बिकम एक्सपेंसिव, स्टिल दे आर वेरी बेसिक, वो बहुत कम दाम के हैं। तो होता क्या था, मान लो इसको ऐसे समझो, एक फैमिली के अंदर में एक हफ्ते में 6 दिन बेसिक खाना खाते थे और एक दिन पार्टी करते थे, पिज्जा खाते थे, ठीक है। अब वो 6 दिन जो नॉर्मल दाल रोटी खाते थे वो दाल रोटी महंगी हो गई, तो हो सकता है कि 7वें दिन के लिए पिज्जा का पैसा न बचे। समझ रहे? इसे कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जब किसी चीज का दाम बढ़ता है तो मेरी इनकम कम हो जाती है। सर दाम बढ़ने से इनकम कैसे कम हो जाएगी? मान लो पहले 20 रुपए का था और मेरी 100 रुपए की कमाई थी, तो 5 तो खरीदते थे। अब 25 रुपए का हो जाएगा तो 4 ही खरीद पाएंगे। पहले 20 रुपए का था, व्हेन इट वाज ऑफ 20 रुपीज आई कुड परचेज 5 यूनिट्स बिकॉज मेरी इनकम 100 रुपीज थी। अब 25 का हो गया तो आई विल बी एबल टू परचेज ओनली 4। दिस इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज क्या? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे ही दाम बढ़ता है, हमारी बाकी चीजों को खरीदने की क्षमता या जो एक्सपेंडिचर करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको तो खरीदना ही है, बेसिक कमोडिटी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा और उसका कोई बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस कारण से बाकी चीजों के ऊपर खर्चा और कम हो जाएगा। अब 7वें दिन भी हम वही दाल रोटी खाने लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? इसे कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो वही हमने आपको लिखवाया कि गिवन गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ता है और प्राइस गिरने पे डिमांड गिरता है। कई बार इसको इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये इसके पीछे का रीजन है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, डिमांड कर्व इस केस में अपवर्ड स्लोपिंग होता है। एकदम ध्यान से इसको लिख लेना, डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, अगर इनका डिमांड फंक्शन बनाना होगा, तो हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 1/2p। इस बार ये प्लस होगा, क्यों? बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव, यानी ज्यादा प्राइस तो ज्यादा डिमांड, हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप।
एंड दीज आर कॉल्ड एज क्या, गिवन गुड्स, गिवन गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, फिर एक आता है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स, हाई प्राइस्ड गुड्स, हाई प्राइस्ड with no close substitute। इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, दिखावे के लिए खरीदे गए सामान। अब ये बताओ, आईफोन जब महंगा होता है तब उसको चमकाने में ज्यादा मजा आता है या जब सस्ता हो जाता है तब? जब महंगा होता है तब। जब महंगा है, नया नया आए, उसको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए में खरीदो और फिर उसको दिखाने में मजा है, देखो ये वाला खरीदने जो लेटेस्ट वाला है। और बाद में जब वो सस्ता हो जाता है 50, 60, 70 हजार रुपए का, हाँ, वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि फिर वो कॉमन हो जाता है सबके बीच में। नया नया आता है तो देखो 1.5 लाख रुपए का आता है, 2 लाख रुपए का आता है, खरीदने में अलग ही मजा है उसका। ठीक है, तो वेबलिन गुड्स, हाई प्राइस्ड गुड्स विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो कि महंगे हो जाते हैं तो और ज्यादा रेयर हो जाते हैं और फिर उनको उतना ही ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। आईफोन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। तो दे आर कॉल्ड एज क्या, वेबलिन गुड्स। ज्यादा इमेजिन नहीं करेंगे, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज वेबलिन गुड्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इनकी भी डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्राइस। डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती है। दे आर कॉल्ड एज वेबलिन गुड्स। नेक्स्ट, इसका भी अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा ना। इसका भी डिमांड कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड। अच्छा, आगे गिवन गुड्स, वेबलिन गुड्स के बाद अगला है, हम लोग हालांकि ऊपर भी इंक्लूड कर सकते थे लेकिन हम यहां पे अलग से लिख दे रहे हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। रेयर गुड्स, क्योंकि और जितने ज्यादा महंगे, जैसे कोई लिमिटेड एडिशन है, वो जितना ज्यादा महंगा होगा उतने ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। क्यों, म्यूजियम में रखा हुआ कोई गुड है, वो जितना ज्यादा उसका प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा वो रेयर होगा और उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होती जाएगी मार्केट में। क्लियर है कि नहीं है। कोई रेयर पेंटिंग है, सस्ता है तो कोई नहीं खरीदना चाहता, महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा तो लोग सोचेंगे इसमें कुछ तो ऐसी खास बात है। फिर उसके बाद हमारे पास में और ढेर सारे छोटे-छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स के केस में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या दवाइयां खाना छोड़ देंगे? नहीं। नेसेसिटी गुड्स, इनके ऊपर में भी प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाएगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, नॉट मच इफेक्ट ऑफ प्राइस, नॉट मच इफेक्ट ऑफ प्राइस। फिर पांचवा होता है इररेशनल कंज्यूमर। इररेशनल कंज्यूमर माने कंज्यूमर ढंग से सोच नहीं रहा है। हम इसको कह सकते हैं क्वालिटी इज जज्ड बाय प्राइस। क्वालिटी इज जज्ड बाय प्राइस। जैसे अगर कंज्यूमर को लगता है अरे ज्यादा महंगा हो गया तो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो जब कंज्यूमर क्वालिटी को प्राइस से जज करता है, जब कंज्यूमर क्वालिटी को प्राइस से जज करता है तो उस केस में प्राइस बढ़ने पर वो ज्यादा डिमांड करता है। ठीक है, ये कुछ आपके मेन टॉपिक्स थे। किसके लिए? एक आखिरी आप यहां पे लिख सकते हैं फ्यूचर प्राइस। जैसे मान लो आज की प्राइस बढ़ी, आज की प्राइस बढ़ी लेकिन फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाला है तो डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आज की प्राइस बढ़ी लेकिन फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाला है तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर प्राइस। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बोलो भाई,
Everyone in the live chat, please confirm, is this clear or not? This is future price. ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, आज दाम बढ़ा लेकिन कल और बढ़ जाएगा, तो आज की डिमांड फिर भी बढ़ जाएगी, दाम बढ़ने के बावजूद बढ़ जाएगी। ये क्या थे? एक्सेप्शंस। अच्छा, कम ऑन स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन, प्लीज आंसर, इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हम लोगों को सीखना है, ऊपर क्या था? अदर फैक्टर्स, नीचे क्या था? एक्सेप्शंस। अब अदर फैक्टर्स और एक्सेप्शंस के बाद अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बोलिए क्या? रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर ऐसा क्यों होता है, कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटती है और प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ता है? Why does it happen that with decrease in price demand increases and with increase in price demand decreases? ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे पहला रीजन हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोलिए क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम एक शर्ट खरीदने गए थे, हम गए एक स्टोर पे, उसने कहा भैया शर्ट है, ये कितने रुपए की है? मान लो 2000 रुपए की। हमने कहा एक ही शर्ट की मेरे को रिक्वायरमेंट थी, हमने एक शर्ट खरीद लिया। अब अगली शर्ट खरीदेंगे क्या? नहीं। लेकिन उसने हमसे कहा आपको अगली शर्ट नहीं चाहिए? नहीं। उसने कहा सर अगली शर्ट पे तो 50% ऑफ था, आप कह रहे हैं खरीदना नहीं है। हमने कहा 50% ऑफ? यस, 50% ऑफ, यानी अगली शर्ट आपको मिलेगी मात्र 1000 रुपए में। अब हम सोच रहे हैं अगले वाले की जरूरत हमको कम है, लेकिन उसका पैसा भी तो कम है। अगले यूनिट की जरूरत कम होती है, यानी हर अगले यूनिट की यूटिलिटी कम होती है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता है। हर अगले यूनिट की यूटिलिटी कम होती है, उसका सेटिस्फैक्शन कम होता है। तो हम अगले यूनिट को तभी परचेज करते हैं जब उसका प्राइस भी कम। हर अगले यूनिट की यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन कम होती है, तो हम अगली यूनिट को तभी परचेज करते हैं जब उसका प्राइस भी कम हो। तो द यूटिलिटी ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट कीप्स ऑन डिक्रीज, so we will purchase an additional unit only when its price also decreases. Is this clear? तो law of diminishing marginal utility, इसके अकॉर्डिंग हर सक्सेसिव यूनिट की, हर नेक्स्ट यूनिट की, सक्सेसिव यूनिट्स की जो यूटिलिटी है वो कम होती है। इट्स यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइन, देयरफॉर प्राइस ऑल्सो डिक्रीज। जिसकी यूटिलिटी मेरे लिए कम है, जिसकी जरूरत हमको कम है, उसके लिए कम पैसा देना चाहेंगे ना। हमको बहुत प्यास लगी थी, हमको बहुत भूख लगी थी, हम आए आपके पास, हमको एक बोतल पानी चाहिए था, आपने मेरे को ऑफर किया, उसके लिए पैसा लिया। अब दूसरे की जरूरत हमको कम है, दूसरे के लिए हम बार्गेन करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले के लिए नहीं करे, तो पहले के लिए तुमने कहा जितना कहोगे उतना देंगे, लेकिन दूसरे के लिए तो बार्गेन कर सकते हैं। तो हर सक्सेसिव यूनिट की यूटिलिटी कम होती है, इसलिए उसका प्राइस भी कम होते जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी डिमांड तभी बढ़ेगी जब प्राइस कम हो। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्पीक आउट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस, नेक्स्ट है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हम लोग कहते हैं कि दो प्रकार की इनकम होती है, एक होता है आपका रियल इनकम और एक होता है आपका नॉमिनल इनकम। बोलिए कौन कौन सी इनकम? रियल इनकम और नॉमिनल इनकम। तो जब
जब किसी गुड की प्राइस बढ़ती है तो हमारा रियल इनकम कम हो जाता है। जब किसी गुड की प्राइस बढ़ती है तो रियल इनकम कम हो जाता है। ठीक है, ज्यादा महंगा बिकेगा तो रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब अगर रियल इनकम कम हो गई, क्या चीज कम हो गई बताइए? रियल इनकम अगर कम हो गई तो डिमांड मतलब कम हो जाएगी। सिंपल फंडा है साहब। 100 रुपए अगर आपकी कमाई है, 25 रुपए का प्राइस है, 20 रुपए का प्राइस है, 100 रुपए की कमाई, 20 रुपए का प्राइस, तो कितना खरीद सकते हैं? 5। अगर वो 20 की जगह 25 का हो जाए तो 4 ही खरीद पाएंगे। 100 रुपए की इनकम है, 20 रुपए का प्राइस है, तो कितना खरीद सकते हैं? 5। अगर वो 20 की जगह 25 का हो जाए तो कितना खरीद पाएंगे? 4। प्राइस कम हो जाएगी तो रियल इनकम बढ़ जाएगी। अगर वो 20 की जगह 10 का हो जाए तो 10 खरीद पाएंगे, और 10 खरीद पाएंगे तो 10 खरीदेंगे भी ना। नॉमिनल इनकम में कोई चेंज नहीं आता सर। नॉमिनल इनकम माने क्या? जैसे 100 रुपए की कमाई है तो 100 रुपए मेरा नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम रुपए में होता है। नॉमिनल इनकम किस में होता है? रुपए में। से फॉर एग्जांपल 100 रुपया। और रियल इनकम क्वांटिटी में होता है, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट। तो रियल इनकम किस में होता है? यूनिट्स में। और नॉमिनल इनकम किस में होता है? रुपए में। तो अगर प्राइस में चेंज आया तो मेरी नॉमिनल इनकम में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मेरी परचेजिंग पावर में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? परचेजिंग पावर में बदलाव आएगा। तो रियल इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज माई परचेजिंग पावर। इज दिस क्लियर? तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बताइए? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माने जब प्राइस बढ़ता है, सुनना बात को, जब प्राइस बढ़ता है तो हमारा गुड को कोई ना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारे गुड को कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर प्राइस घटेगा तो हम किसी दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्राइस बढ़ने पर हमारे गुड को कोई सब्स्टिट्यूट कर देगा, और प्राइस घटने पर हम किसी दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर प्राइस बढ़ा, कोई दूसरा मेरी गुड की जगह ले लेगा, तो हमारी गुड की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर प्राइस घटा तो हम किसी दूसरे गुड की जगह ले लेंगे, तो हमारे गुड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। चौथा होता है, तीसरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चौथा होता है एंट्री या एग्जिट, या हम किसको कह सकते हैं? न्यू यूजर। जब किसी भी गुड की प्राइस घटती है तो नए यूजर्स मार्केट में आ जाते हैं। जब किसी भी गुड की प्राइस घटती है तो नए यूजर्स मार्केट में आ जाते हैं, और जब प्राइस बढ़ती है तो एग्जिस्टिंग यूजर्स मार्केट छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे जब आपका इंटरनेट सस्ता हुआ तो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बहुत ढेर सारे नए नए यूजर्स आए कि नहीं आए, जो पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। और अगर हम कहें कि खाने की कोई चीज बहुत महंगी हो गई, मान लो हमने कहा केसर बहुत महंगा हो गया, तो हो सकता है कि बहुत से लोग जो पहले केसर का इस्तेमाल करते होंगे अब वो नहीं करेंगे। यस और नो? मान लो हमने कहा पिस्ता महंगा हो गया, तो बहुत से लोग हो सकते हैं जो पहले पिस्ता खाते होंगे अब वो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चीज बहुत महंगी हो गई। यस और नो? तो नए यूजर्स मार्केट में कब आते हैं? जब प्राइस घटता है। तो अगर नए यूजर आएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग कहेंगे अब तो हमको ये कंज्यूम नहीं करना है, तो वो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, और अगर वो मार्केट छोड़ के चले गए तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इज दिस क्लियर? और फिर उसके बाद पांचवा हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। जब भी कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है उसके नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो हम कहें दूध सस्ता हो गया तो दूध से बनने वाली मिठाइयां बढ़ जाएंगी, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। और अगर दूध महंगा हो गया तो दूध की जगह हम दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। यस और नो? तो जब भी कोई प्रोडक्ट सस्ता होगा, हम कहें बिजली अगर बाकी चीजों के मुकाबले सस्ती हो गई तो बिजली के अलग अलग यूजेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर बिजली महंगी हो गई तो बिजली को हम केवल इंपॉर्टेंट जगहों पे ही इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी किसी प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव यूजेस, जब प्राइस बढ़ता है
तो वो केवल कुछ ही जगहों पे इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जैसे मान लो सबसे बढ़िया एग्जांपल, मटर, सर्दी का मौसम आ रहा है, मटर, मटर सस्ता हो जाए तो सब कुछ मटर का बनेगा। ऑल्टरनेटिव यूजेस देखो, मटर का पराठा, मटर का वो चूड़ा मटर और मटर की सब्जी, सब कुछ मटर का बनने लगता है, ठीक है। और अगर हम कहें वही चीज महंगा हो जाए, वही चीज महंगा हो जाए तो नहीं, बस किसी स्पेशल ओकेजन में मटर पनीर बनेगी, बस किसी ना, डोंट लाइक इट, आई ऑल्सो डोंट लाइक इट। तो बस किसी स्पेशल ओकेजन पे मटर पनीर, तो दैट इज क्या, एन ऑल्टरनेटिव यूज। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस विल डिक्रीज, सो डिमांड विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। लेकिन अगर सस्ता हो गया तो कई जगहों पे इस्तेमाल होगा, तो डिमांड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, सो देयर इज अ डाउट न्यू यूजर्स वाले पॉइंट पे। सिद्धिदात्री है सास्टस कि न्यू यूजर्स में अगर नए यूजर, अगर प्राइस बढ़ता है देखो, तो एग्जिस्टिंग यूजर्स मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, तो डिमांड कम हो जाती है। और अगर प्राइस बढ़ता है, सॉरी घटता है, तो नए यूजर्स मार्केट में आ जाते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है। कोई चीज अगर सस्ती होगी तो लोग उसको खरीदने लगेंगे, और महंगी होगी तो लोग उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो भाई, ये हो गया हमारे क्या, रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें आपको पढ़ाना है, इसके बाद हमें आपको पढ़ाना है नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। बोलिए क्या क्या? इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना, ये चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इस पर्टिकुलर यूनिट का, डिमांड वाली यूनिट का। इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, श्योर शॉर्ट इट इज बीइंग आस्क्ड, पक्का पूछा जाता है इससे एक एमसीक्यू। क्या होता है? डिमांड के बढ़ने या घटने के दो रीजंस होते हैं, एक होता है आपका प्राइस, एक होता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। बोले क्या क्या? प्राइस और फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो अगर डिमांड बढ़ रहा है, हम उसे नाम इंक्रीज भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं बताइए? इंक्रीज या एक्सटेंशन। और अगर डिमांड घट रहा है तो हम उसे नाम डिक्रीज भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं। अगर डिमांड बढ़ रहा है तो हम उसे नाम इंक्रीज भी दे सकते हैं और एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, और डिमांड घट रहा है तो हम उसे नाम डिक्रीज भी दे सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं। इंक्रीज, एक्सटेंशन, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको इंक्रीज और एक्सटेंशन, इनके बीच में अंतर सिखाते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी प्राइस की वजह से बदलाव होगा, जब भी प्राइस की वजह से बदलाव होगा, हम उसे इंक्रीज, सॉरी एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। जब भी प्राइस की वजह से बदलाव होगा, हम उसे इंक्रीज या सॉरी एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। यानी अगर प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़े, उसे नाम देंगे एक्सटेंशन, और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड घटे, उसे नाम देंगे कॉन्ट्रैक्शन। इसमें अगला रैपिड फायर होगा आपका। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़े तो उसे क्या नाम देंगे? इंक्रीज। या अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड घटे, उसे क्या नाम देंगे? डिक्रीज। जैसे सुनना, बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपसे कहा कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बताओ ये प्राइस है या अदर देन प्राइस? अदर देन प्राइस। तो हम कहेंगे इट विल बी इंक्रीज इन डिमांड। अगर प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ता, बोलो, प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़े, एक्सटेंशन।
पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़े, इंक्रीज। अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो गई तो डिमांड, अगर आउट ऑफ फैशन हो गया तो डिमांड घट जाएगा, और डिमांड घट जाएगा तो क्या नाम देंगे उसको, डिक्रीज। और प्राइस बढ़ गया इस कारण से डिमांड घट गई तो कॉन्ट्रैक्शन। बोलो साथ में, जब प्राइस का चेंज होगा तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस घटने से, फिर से बोलो, प्राइस बढ़ने से और प्राइस घटने से एक्सटेंशन। अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज। अच्छा ये बताओ, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गया, बोलिए क्या, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गया। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गया तो मेरे गुड की डिमांड बढ़ेगी ना। अरे सब्स्टिट्यूट महंगा बिक रहा है तो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे ना। तो अगर हमारे गुड की डिमांड बढ़ गई उसे क्या नाम देंगे, इंक्रीज। इंक्रीज क्योंकि मेरी प्राइस में बदलाव नहीं है, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में बदलाव है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो गया इसके कारण मेरी डिमांड बढ़ गई, क्या नाम देंगे, इंक्रीज। पेट्रोल सस्ता होने के कारण पेट्रोल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज। पेट्रोल महंगा होने के कारण पेट्रोल व्हीकल्स की डिमांड घट गई, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स फैशन में आ गए इसलिए इनकी डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज। और अगर हम कहें कि कोई गुड है वो सस्ता हो गया इस कारण से उसकी डिमांड बढ़ गई, अगर सीधे वो गुड सस्ता हो गया तो एक्सटेंशन, वो गुड महंगा हो गया कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर्स में चेंज आया तो इंक्रीज या डिक्रीज। चलो बताओ सब लोग, जो लोग भी लाइव चार्ट में एक बार आंसर करना। अगर नॉर्मल गुड है, पहले बता देते हैं, नॉर्मल गुड है और इनकम बढ़ गया, क्या नाम देंगे, नॉर्मल गुड है और इनकम बढ़ गया, करेक्ट, इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज, समझ गए इसको। तो प्राइस की वजह से एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज। अच्छा अब सुनिए, देयर इज इन द केस ऑफ एक्सटेंशन देयर इज राइटवर्ड्स मूवमेंट। इन केस ऑफ एक्सटेंशन देयर इज अ राइटवर्ड्स मूवमेंट। जैसे मान लो पहले ये प्राइस था, मान लो 10 रुपए का दाम था, तो 10 रुपए पे हम 50 खरीदते थे। अब ये 8 रुपए हो गया, तो 8 रुपए पे हम 70 खरीदते हैं। तो इन दैट केस प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, इसे कहते हैं राइटवर्ड्स मूवमेंट। देयर इज राइटवर्ड्स मूवमेंट। लेकिन अगर इंक्रीज है तो प्राइस में तो चेंज आया नहीं। अगर इंक्रीज है तो प्राइस में तो चेंज आया नहीं। किस में चेंज आया, अदर फैक्टर्स में। चेंज किस में आएगा, अदर फैक्टर्स में। जैसे पहले वही चीज ले लेते हैं, 10 रुपए की प्राइस पे इतना डिमांड था, अभी भी 10 रुपए की प्राइस है क्योंकि प्राइस में तो चेंज नहीं आया। या तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस बदली, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बदली, इनकम बदला, लेकिन मेरी प्राइस में चेंज नहीं आया, तो इसी प्राइस पे और ज्यादा डिमांड है। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एट द सेम प्राइस, नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज क्या, इंक्रीज। तो इसे हम लोग कहते हैं देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट। बोलिए क्या, देयर इज राइटवर्ड्स शिफ्ट, राइटवर्ड्स शिफ्ट। और यहां पे क्या है, देयर इज राइटवर्ड्स मूवमेंट। यहां पे राइटवर्ड्स मूवमेंट, यहां पे राइटवर्ड्स शिफ्ट। अच्छा अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए सुनना।
कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ठीक उल्टा होता है, देयर इज लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट। And there is leftward shift. There is leftwards movement and there is leftward shift. Rightward shift की जगह डिक्रीज के केस में क्या हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर है क्या ये बातें, क्या आपको समझ में आया? तो आपसे सर मेरे से सवाल कैसे पूछा जाएगा ये बताओ। आपसे पूछा जा सकता है कि राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, इंक्रीज के केस में। राइटवर्ड्स मूवमेंट कब होता है, एक्सटेंशन। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, डिक्रीज। लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अगर सब्स्टिट्यूट का एक्स और वाई दो गुड्स थे जो कि सब्स्टिट्यूट थे, सुनो ध्यान से कैसे पूछा जाता है, एक्स और वाई दो गुड्स थे जो कि सब्स्टिट्यूट थे, एक्स का प्राइस बढ़ गया, वाई की डिमांड, एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट है, एक्स महंगा बिकने लगा तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी और उसे क्या कहेंगे, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज क्योंकि वाई की प्राइस में चेंज नहीं आया, एक्स की प्राइस में चेंज आया। एक्स की प्राइस के चेंज के कारण मेरी डिमांड अगर बढ़ती घटती है तो हम उसे इंक्रीज डिक्रीज में ही नाम देंगे। समझ गए बात को? तो दिस विल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वाई। अब सुनो कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व ऑफ वाई। ये भी नहीं कहेगा कि शिफ्ट हो रहा है, तुम बड़े आसान से, या ये भी नहीं कहेगा कि इंक्रीज डिक्रीज पहचानो, तुमसे कहेगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। तुमने पहचाना इंक्रीज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है और अदर फैक्टर है तो क्या नाम देंगे, इंक्रीज। अब इंक्रीज के केस में क्या होता है, राइटवर्ड्स शिफ्ट, और ये एक्सटेंशन होता है तो क्या होता है, राइटवर्ड्स मूवमेंट। समझ गए बात को? ऐसे सवाल पूछा जाएगा। ओ भाई मेरे लाइव वालों बताओ आया कि नहीं आया? हाँ? बोलो, गारंटीड नहीं बोलो, तुम लोग रिकैप कर लेना पूरा सेशन। ये रिवीजन सेशंस इसीलिए यूजफुल होते हैं कि आप इनको बार बार रिकैप कर लीजिए। यस, these will be available for you, you can recap it। चलो ओके, इज इट डन एवरीथिंग? विद दिस हमारा डिमांड वाला टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ हमारा डिमांड वाला टॉपिक खत्म होता है। एक बार बुक लाइएगा हमारी। हम लोगों ने अपनी बुक से सब कुछ कवर अप कर लिया, क्या बात, फैंटास्टिक, सब कवर अप कर दिया। अब इसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर सप्लाई और फैंटास्टिक। आई हैव फॉरगॉटन कि हम ऐसा कब लिखते थे। हमने कितनी बार कहा है कि मेरी पिक्चर बदल दो, तो मेरी दाढ़ी मूछ वाली पिक्चर लगाओ। टेक अ ब्रेक एवरीबडी। ओके चलिए, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पोर्शन। इसमें हम लोग सीखते हैं कि प्राइस के साथ डिमांड पे कितना
और किस तरह से चेंज आता है। देखिए हम लोगों को इतना पता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगा। ये हमको चीजें पता है। लेकिन अगर हम कहें आपसे कि प्राइस 10 रुपए है और क्वांटिटी 50 है, तो बताइए अगर प्राइस 20 रुपए होगा तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? नहीं पता। इतना पता है कि 50 से कम होगा, लेस देन 50, बट हाउ मच, दिस इज नॉट नोन। तो ये हाउ मच निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे को बताता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पे कितना फर्क आएगा। इट शोज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। क्या दिखाता है ये बताइए? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू, WRT माने विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के बदलने से डिमांड पे कितना इफेक्ट आता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? बोलिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको डिनोट करते हैं ईडी से, ठीक है। वी से कि ईडी इज अ रिलेटिव मेजर of change, not absolute। सर रिलेटिव मेजर क्या होता है? रिलेटिव मेजर का मतलब होता है ये कंपेरेबल है, कंपेरेबल है। अब मान लो मैंने कहा कि हम सेल करते हैं कपड़ा, 1 मीटर कपड़े का दाम 1000 रुपए, और वो 1000 रुपए से 1200 रुपए हो गया। कितने परसेंट का चेंज? 20% का। 1000 से बढ़ के कितना हो गया? 1200। 1 मीटर कपड़े का दाम, ठीक है। और वहीं हम कहें कि आप बेचते हो लैपटॉप, लैपटॉप का दाम 50,000 से 55,000 हो गया, 5,000 का चेंज। 50,000 से 55,000। अब सुनना, लैपटॉप का दाम 50 से 55 हुआ, 50,000 से 55,000, 5,000 का चेंज। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 10%। जबकि कपड़े का दाम 1000 रुपए से 1200 रुपए, 1000 से 1200, 200 रुपए का चेंज, लेकिन 20%। तो हम 5000 और 200 को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन 10% और 20% को कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो जो कंपेरेबल फिगर होता है उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव मेजर। क्या होता है? रिलेटिव मेजर। अच्छा, 20% का मतलब होता है 0.2, 50% माने 0.5। समझना इसको, ये कोई यूनिट नहीं होती। इसका मतलब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज के रूप में मेजर करते हैं, उसमें कोई यूनिट नहीं होती। तो इट इज अ यूनिट फ्री मेजर, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ यूनिट फ्री मेजर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इट वेरीज फ्रॉम कहां से लेके कहां तक हो सकता है? ये -∞ से लेकर के 0 तक हो सकता है। बोलिए क्या? -∞ से लेकर के 0 तक हो सकता है। क्या चीज? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन वेरी फ्रॉम -∞ टू 0। अच्छा, आगे सुनो, आगे सुनो, अब सुनना मेरी बात। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं। हम कह सकते हैं देयर आर 4 मेथड्स। चलो, हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन देयर आर 4 मेथड्स। मेनली ऐसा कहा जाता है कि 4 मेथड्स। एक होता है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी, एक होता है आपका ज्योमेट्रिक मेथड,
एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और लास्टली आता है आर्क इलास्टिसिटी। इस पॉइंट को और समझाने के लिए, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए, हम आपको पहले पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड सिखाएंगे, हम लोग इसे परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग बाकी चीजों की चर्चा करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में बहुत इनडेप्थ डिस्कशन नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा देंगे, ताकि आपको एक ऑलराउंड जानकारी हो, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से अपीयर कर पाओ। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आपने क्या क्या सीखा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। ये कैसा मेजर है? रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर माने कंपेरेबल, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। ये कहां से कहां तक वेरी करता है? माइनस इंफिनिटी से जीरो। सबसे पहला मेथड जो हम सीख रहे हैं वो कौन सा है? पॉइंट इलास्टिसिटी या परसेंटेज मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी, या हम इसे कह सकते हैं परसेंटेज मेथड, या प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, आओ देखा जाए, सुनना है इसको ध्यान से। हम लोग कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलिए क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बारे में समझना। जब भी हम लोग बात करते हैं परसेंटेज चेंज की, तो परसेंटेज चेंज कैसे करके निकालते हैं? परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कैसे करके निकालेंगे? इट इज चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100%। तो इसको सॉल्व करके एक और फॉर्मूला बनता है which is delta Q by delta P into P0 by Q0। बोले क्या? delta Q by delta P into P0 by Q0। आओ देखो, let's take an example। let's take an example। if the price of a good increases from ₹50 to ₹60, comma, the quantity demanded falls from 200 यूनिट्स टू 150 यूनिट्स। अच्छा, इसमें एक जो वैरायटी सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है आपके एग्जामिनेशन में, वो भी हम आपको भी आगे बताएंगे। ठीक है, इट फॉल्स फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 150। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको क्या फाइंड करना है बताइए? ईडी। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन ये एक और चीज होती है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल इनटू P0 by Q0। इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा Q by डेल्टा P इनटू P0 by Q0। चेंज इन क्वांटिटी कितना? 200 से घट करके 150। तो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी ओवर हियर? What is the change in quantity? Come on students, please answer. What is the change in quantity? It is 200 से घट के 150। बताओ कितना चेंज हुआ? 50। परसेंटेज नहीं पूछ रहे थे, यूनिट्स पूछ रहे थे।
चेंज इन प्राइस 50 से 60 कितना हो गया 10 इंटू इनिशियल प्राइस 50 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी 200, तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल टू दिस इज 1 पॉइंट, ये 5/4 आ जाएगा तो 1.25। अब समझना, सुनो मेरी बात, अगर क्वांटिटी बढ़ा तो प्राइस घटा, अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा, अगर प्राइस घटता तो क्वांटिटी बढ़ता, यानी एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव अनटिल अनलेस वो गिवन गुड हो। गिवन गुड्स में तो पॉजिटिव होता है ना रिलेशनशिप, अनटिल अनलेस वो गिवन गुड हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज, come on speak out, elasticity of demand is negative, लेकिन for given goods it is positive। तभी हमने आपको वहां पे ऊपर लिखवाया था नेगेटिव वाला नॉर्मली होता है, गिवन गुड्स के लिए वो पॉजिटिव होता है। हमने आपको एक एग्जांपल लिखवाया वहां पे क्वेश्चन, तो हर वो चीज जो मैंने आपको लिखवाई उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। तो नेगेटिव, तो ये आंसर क्या आएगा प्लस 1.25 की माइनस 1.25, माइनस 1.25। समझ गए बात को? अच्छा, अगला एग्जाम्पल सुनो। इफ प्राइस डिक्रीजेस बाय 5% and elasticity of demand is minus 0.5, ये है आपसे पूछे जाने वाली बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वैरायटी। पर एक और है, वो भी आपको बताएं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस 0.5, तो बताइए क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय 10%, क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 10%, quantity decreases by 2.5% और क्वांटिटी बोलिए क्या इंक्रीजेस बाय 2.5%, ठीक है। हाँ बताओ, कम ऑन स्पीक आउट, लेट मी सी। ओ भाई लाइव वालों, देखें तुम में से क्या कोई जवाब दे पाता है? तुम लोग बताओ, क्या कोई जवाब दे पाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5 है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा? शायद इतना लिखते हैं तो समझ में आ जाए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है 5, तो बताओ क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा? 2.5%, 2.5। अब अगर ये 2.5% है तो ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? प्राइस डिक्रीज किया है तो क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 2.5%, ठीक है। तो 0.5 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 5, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0.5 कितना? 2.5%। इट विल बी 2.5%, ठीक है। बोलिए भाई, स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन प्लीज आंसर, इज दिस क्लियर?
ये आपको वैरायटी क्लियर हो गया ना। अब देखो तुमसे एक तरीके से एकदम सीधे ऐसे पूछा जाता है, if velocity of demand is equal to minus 1.5, it means if price increases, प्राइस डिक्रीजेस कर लो, चलो प्राइस डिक्रीजेस बाय 20%, तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा? एक्चुअली होता क्या है, सी सीधे आपको लेगा इलास्टिसिटी 1.5, तो आपको नीचे ऑप्शन देगा, अगर प्राइस ये हुआ तो क्वांटिटी ये, प्राइस ये हुआ तो क्वांटिटी ये, उसमें से कोई एक सही होगा, आपको चुनना पड़ेगा, चुन लोगे ना? चलो बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज आंसर फास्ट। बोलिए फास्ट, क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा? नीचे प्राइस होता है, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्वांटिटी में चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी 30%। अब प्राइस क्या किया है? डिक्रीज, तो क्वांटिटी क्या करेगा? इंक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज किया है तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। क्लियर है ये बात? हाँ नहीं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी 1.5 इंटू 20 इक्वल टू। नेक्स्ट, इसी के बाद हम लोग इसका एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कवर अप करते हैं, विच इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलिए क्या? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन वेरी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0। हम बेसिकली अगर इसको प्लस की तरह ही मान करके चलें तो ये 0 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या इक्वल टू इंफिनिटी हो सकता है कि नहीं? अब समझना, हम इसको एक तरीके से पॉजिटिव में ही लेकर के चल रहे हैं, ऐसे करके। तो ये 0 होगा, या 0 से 1 के बीच होगा, या 1 से बड़ा होगा, या इक्वल टू 1 होगा, या इक्वल टू इंफिनिटी होगा। अगर 0 होता है तो हम लोग उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे इसको? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और 0 से 1 के बीच होगा तो उसे कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अगर इक्वल टू 1 होगा तो इसे कहा जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो रिलेटिवली इलास्टिक। एंड अगर इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो परफेक्टली इलास्टिक। तो ये 5 चीजें हो सकती है। 0 है मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, 0 से 1 के बीच रिलेटिवली इनइलास्टिक, इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक, और इक्वल टू इंफिनिटी माने परफेक्टली इलास्टिक। ये 5 चीजें हो सकती हैं।
ठीक है, चलो अब देखो, सुनना मेरी बात, ध्यान सुनिए, हमें इन सबको डिफाइन करना सीखना है। हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बड़ा आसान सा तरीका तुम लोग को समझाएंगे, पूरा का पूरा आ जाएगा। हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताओ, एक बार लिखना रोक दीजिए, बताओ ये फ्रैक्शन लेस देन 1 कब बनेगा? बताओ ये फ्रैक्शन लेस देन 1 कब बनेगा? जब प्राइस में ज्यादा चेंज हो, क्वांटिटी में कम। जब प्राइस वाला चेंज बड़ा होगा और क्वांटिटी वाला छोटा होगा, जैसे अगर हम कहें 20/22 तो 1 से छोटा होगा ना, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो ये लेस देन 1 यानी रिलेटिवली इनइलास्टिक कब बनता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। और रिलेटिवली इलास्टिक कब बनता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस इज ग्रेटर देन क्वांटिटी तो बताओ रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब क्वांटिटी इज ग्रेटर देन प्राइस तो बताओ रिलेटिवली इलास्टिक। अच्छा, ये इक्वल टू 1 कब बनेगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परफेक्टली इनइलास्टिक माने ये फ्रैक्शन 0 बन जाएगा। अच्छा, ये फ्रैक्शन 0 कब बनेगा? जब क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो या प्राइस में कोई चेंज ना हो। जैसे 0/2 क्या होता है? 0 होता है या इंफिनिटी होता है? 0/2 0 होता है और 2/0 क्या होता है? इंफिनिटी। वापस से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर ऊपर वाला 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा। यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कब? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या? 0। और ये पूरा इंफिनिटी कब बनेगा? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 0। तो जब प्राइस में कोई चेंज ना हो, जब प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। और जब प्राइस में चेंज हो लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक माने बदल नहीं रहा, इलास्टिसिटी माने बदलना, खिंचाव, बदलना। लेकिन इनइलास्टिक मतलब बदल नहीं रहा। भैया प्राइस बदल रहे लेकिन क्वांटिटी बदल ही नहीं रहा, परफेक्टली इनइलास्टिक। और प्राइस बिना बदले ही क्वांटिटी बदली जा रही है, परफेक्टली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक यानी प्राइस थोड़ा सा बदल रहे हैं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बदल जा रही है। रिलेटिवली इनइलास्टिक, प्राइस में ज्यादा चेंज, क्वांटिटी में कम। सर याद कैसे करेंगे? लेस देन 1 इनइलास्टिक, लेस देन 1। लेस देन 1 कब होगा? जब नीचे वाला बड़ा हो, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। इलास्टिक यानी मोर देन 1। मोर देन 1 कब होगा? जब ऊपर वाला बड़ा हो, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 0 कब बनता है? जब ऊपर वाला 0 होता है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 0। इंफिनिटी कब बनता है? जब नीचे वाला 0 हो, यानी व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0। और इक्वल टू 1 कब होगा? जब दोनों एक बराबर हो, यानी व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब सुनना मेरी बात, जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो वी हैव अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, वी हैव अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। सर ऐसा कभी होता है क्या कि प्राइस चेंज हो और क्वांटिटी में चेंज ना हो? नेसेसिटी गुड्स के केस में। कौन से गुड्स के केस में? नेसेसिटी गुड्स के केस में। और परफेक्टली इलास्टिक यानी बिना प्राइस के चेंज के क्वांटिटी में चेंज हुए जा रहा है। देखो यहां पे क्वांटिटी, यहां पे प्राइस, प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी बदले जा रही है, बदले जा रही है। इसे हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा परफेक्ट कंपटीशन के केस में होता है। किस केस में? परफेक्ट कंपटीशन। और चर्चा इसकी हम लोग तब करेंगे जब फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में ऐसा होता है। अच्छा, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक के केस में हम लोग कहते हैं खास तरह का डिमांड कर्व बनता है जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सब कोई बोला
रेक्टेंगुलर, सबने बोला रेक्टेंगुलर हाइपर। तो व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपर। ठीक है, तो व्हेन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, व्हेन जीरो डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, व्हेन इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है तो क्या होता है, इट इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। सर रिलेटिवली इलास्टिक और इन इलास्टिक का क्या है, बस ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ये क्या बनेगा, नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी क्या बनेगा, नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, हम लोग बाद में सीखेंगे। स्ट्रेट, हाँ हाँ, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। एवरीबडी इन द चार्ट सेक्शन, नाउ प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? यहां तक की बातें कंफर्म करिए। नेक्स्ट, आगे सुनिए मेरी। जल्दी से नोट करके हमको डन बताइएगा। ओ भाई लाइव वालों, जल्दी से नोट करके डन बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन से काइंड ऑफ गुड्स के लिए होता है ये सब भी हमने आपको सिखा दिया। अब एक टॉपिक लिखिएगा, ये जो इलास्टिसिटी है और जो स्लोप है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्लोप माने वो कितना टेढ़ा है, जैसे अगर ऐसे एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसका स्लोप नहीं है, और जैसे जैसे टेढ़ा होता जाएगा इसका स्लोप है। तो देखो ऐसे था तो इंफिनिटी था, और स्लोप कम होता जाएगा कम होता जाएगा तो ये लाइन और सीधी होती जाएगी, यानी इसका स्लोप बढ़ता जाएगा। जैसे इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका स्लोप थोड़ा कम है, इसमें स्लोप और कम है, और एकदम सीधा सपाट हो गया ना, इसमें स्लोप नहीं है। तो जैसे जैसे इलास्टिसिटी कम होती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, और यहां पे इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, तो इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी स्लोप कम होता जाएगा, इलास्टिसिटी कम होती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। देखिए नोट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी।
हायर इलास्टिसिटी विल मीन लेस स्लो, लेस इलास्टिसिटी विल मीन हायर स्लो। अच्छा ये हो गया क्या आपका डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिप। वापस से आते हैं, कौन कौन से मेथड्स मेरे को सिखाने थे? पॉइंट इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड, और दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर, और चौथा आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी अपने को सीखना नहीं है अलग से, ठीक है, हमारे सिलेबस में एक्सक्लूसिवली इंक्लूडेड नहीं है। इवन ज्योमेट्रिक और एक्सपेंडिचर भी नहीं है। ज्योमेट्रिक के बारे में फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर में आपको क्या सीखना है? ज्योमेट्रिक मेथड में हम लोग कहते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड में हम लोग कहते हैं, सुनना मेरी बात, ज्योमेट्रिक मेथड में हम लोग कहते हैं कि डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी होगी। बोलिए क्या? डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलास्टिसिटी होती है। जैसे ये एक डिमांड कर्व है, तो इसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये होता है इसका मिड पॉइंट, और फिर ये हो गया अबव मिड पॉइंट, ये हो गया बिलो मिड पॉइंट। अबव मिड पॉइंट और बिलो मिड पॉइंट। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। बोलिए क्या? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब जैसे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे तो लोअर और अपर एक बराबर हो गया, तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। एक्स इंटरसेप्ट पे लोअर कुछ नहीं है, लोअर वाला 0, तो ऊपर वाला 0 माने पूरा फ्रैक्शन 0, यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाता है। और यहां वाले पे अपर सेगमेंट 0, नीचे वाला 0, तो पूरा फ्रैक्शन इंफिनिटी, तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाता है? इंफिनिटी। आपसे पूछा जाता है वाई इंटरसेप्ट पे क्या होता है? इंफिनिटी। एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है? 0। मिड पॉइंट पे क्या होता है? 1। मिड पॉइंट से नीचे बिलो मिड पॉइंट क्या होगा? 0 से 1 के बीच में, माने लेस देन 1। एंड अबव मिड पॉइंट क्या होगा? मोर देन 1। तो जल्दी बताओ, मिड पॉइंट पे 1, अबव मिड पॉइंट मोर देन 1, बिलो मिड पॉइंट लेस देन 1, एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट इंफिनिटी। क्लियर है क्या ये बात? यही है ज्योमेट्रिक मेथड। ये सिंपल सी चीज है क्या? ज्योमेट्रिक मेथड। और इतना कुछ चर्चा कर लिया तो एक्सपेंडिचर मेथड भी सिखाई देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड भी आपको सिखाई देते हैं। आइए एक्सपेंडिचर मेथड सीखते हैं, बस 5 मिनट का वो भी है एक्सपेंडिचर मेथड। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर ये अपना टॉपिक खत्म। ठीक, सप्लाई आपके साथ एक नए सेशन में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो यहां तक हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है कि 1.8 है या 0.6 है या 0.5 है। हम बस आपको 3 चीजें बताएंगे कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, यानी रिलेटिवली इलास्टिक, या फिर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, माने यूनिटरी इलास्टिक, या फिर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
लेस देन 1 है, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये तीन चीजें हम आपको कमेंट करके बताएंगे। एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है वो इसमें मेजर नहीं होता है, तो कभी कभी तुमसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बताइए कौन सा ऐसा मेथड है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं करते, कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर। अब इसमें कहा जाता है, सुनो, डोंट वेस्ट योर टाइम, सुन लो मेरी बात। अगर इसमें दो चीजों को कंपेयर करते हैं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, बोलो किसको? प्राइस और क्वांटिटी नहीं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। तो अगर प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए या प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, उल्टा चेंज आया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जैसे मान लो 10 रुपए का था तो हम 20 यूनिट खरीदते थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर बताओ 200। जब ये 12 रुपए का हो गया तो हम 15 यूनिट खरीदते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर बताओ 180। प्राइस बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, प्राइस बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। समझ गए ना? तो अगर अपोजिट चेंज है तो ग्रेटर देन 1, और अगर प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस घटने पे टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, तो इसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक, लेस देन 1। और प्राइस बढ़ने या घटने पर जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक। सर जैसे मान लो 10 रुपए का था तो हम 12 यूनिट खरीदते थे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 120। अब 12 का हो गया तो हम 10 खरीदते हैं, तो भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 120। तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू क्या? 1। तो बताओ, अपोजिट साइड चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, इलास्टिक। सेम साइड चेंज हो रहा है, प्राइस घटा टोटल एक्सपेंडिचर घटा, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और कोई चेंज नहीं हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर में, इट इज यूनिटरी इलास्टिक। तो मैंने आपको सिखाया एक्सपेंडिचर मेथड और कौन सा मेथड? ज्योमेट्रिक मेथड। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओ भाई लाइव वालों, इज दिस क्लियर? और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। नेक्स्ट, अब अगर हम आपसे कहें, सुनना मेरी बात, अब अगर आपसे कहें कि व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सी वो चीजें हैं जिनके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है? देखो कुछ कुछ चीजें होती हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, और कुछ चीजें उनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं होता है। खाने पीने की बेसिक कमोडिटी महंगी भी हो जाए तो भी उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं होता, भाई खाना ही खाना है। दवाइयां, उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ज्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम? श्रितिका। श्रितिका इज अ वेरी रिच पर्सन, अंधा पैसा। तो अगर दाम बढ़ जाए घट जाए आपको कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है। तो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे एडिक्टेड गुड्स, ठीक है। से फॉर एग्जांपल दीप्ति, दीप्ति इज एडिक्टेड टू सम गुड्स, सिन गुड्स। समझ गए? समझ गए तुम लोग? एडिक्शन। तो दीप्ति इज एडिक्टेड टू सम गुड्स, ठीक है। मतलब दिन भर के 2-4 पैकेट तो खत्म हो ही जाते हैं च्युइंगम्स के। सो ये बताइए दीप्ति, दाम बढ़ जाए तो भी आपको फर्क पड़ेगा? भैया अपने को अपने को च्युइंगम खानी है तो खानी, ठीक है। तो सुनिए, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड?
व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सबसे पहला होता है नेचर ऑफ गुड्स। अगर नेसेसिटी गुड्स है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अगर नेसेसिटी गुड्स हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस। और अगर लग्जरी या कंफर्ट गुड्स हैं, बोलिए कौन से? लग्जरी या कंफर्ट गुड्स हैं। लग्जरी या कंफर्ट गुड्स हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर, क्योंकि ये तो हम लोग सैक्रिफाइस कर सकते हैं लेकिन नेसेसिटी गुड्स को सैक्रिफाइस नहीं। दूसरा होता है इनकम, हाई इनकम वाले, जिसमें का शितिका इज वेरी हाई इनकम, बहुत पैसा, तो इन दैट केस इनको प्राइस बढ़ने से कहेंगे प्राइस पूछे, प्राइस का फर्क ही नहीं पड़ता। शी जस्ट हैज वन नोट, मतलब ओनली वन काइंड ऑफ नोट, ₹2000। एवरीवेयर शी गोज एंड सेज कीप दिस 2000, कीप द चेंज। तो इनको फर्क पड़ेगा कि वो 600 का था, 700 का था, 1000 का था, 1200 का था? नहीं। लेकिन वही हम कहें आम इंसान, वो आम इंसान जाएगा, वो दूर से देखेगा दाम क्या है, अगर उसको 1000 की जगह 1200 का मिलेगा क्या वो खरीदेगा? नहीं। तो अगर हाई इनकम है तो, अगर हाई इनकम है तो इनइलास्टिक, और अगर लो इनकम है तो, लो इनकम है तो इलास्टिक। इसके बाद आपसे पूछता है एक नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, इसके ऊपर में केस स्टडी पूछता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ढेर सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि नहीं है? हैं। तो जब समझो, जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तो इतने सारे यूजेस थे उसके, उसमें से कुछ यूजेस को त्याग देंगे तो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस कम हो जाएंगे, तो उसकी डिमांड तेजी से कम हो जाएगी। तो इस केस में जहां बहुत सारे यूजेस होते हैं तो उसकी हाई इलास्टिसिटी होती है, लेकिन वो कुछ ही जगहों पे काम आता है, एक ही दो जगहों पे काम ही आती है वो प्रोडक्ट। ठीक है, एक रॉ मटेरियल है, वो कुछ ही जगहों पे काम आता है, तो प्राइस बढ़ जाए घट जाए हमको तो चाहिए ना। जैसे अगर लकड़ी बहुत जगहों पे काम आती है, लकड़ी बहुत तरह के फर्नीचर में, बहुत तरह की चीजों में काम आती है, तो अगर वो महंगी हो गई तो बहुत जगहों से सैक्रिफाइस कर देंगे, लकड़ी के सब्स्टिट्यूट ले आएंगे, फाइबर ले आएंगे, प्लास्टिक ले आएंगे। लेकिन जो एक ही दो जगहों पे इस्तेमाल होता है उसके बेसिक ऑल्टरनेटिव्स नहीं। तो जिनके लेस ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उसकी इलास्टिसिटी भी कम होती है। फिर एक होता है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। सर कपड़े थोड़े अगर महंगे हो भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग कपड़े आमतौर पे साल में 2 बार खरीदते हैं, 1 बार खरीदते हैं साल में। बहुत रेयरली होता है कि हम 4, 5, 6 बार कपड़े खरीदते ही जा रहे हैं, आमतौर पे 2 बार 3 बार खरीदता जाता है। जैसे अब वंस यू आर ग्रोन अप, ठीक है, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाता हुआ तो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, you are not making a huge amount of expenditure on it, you are not making a huge amount of। कपड़े के ऊपर आप साल भर का कितना खर्चा कर लोगे? 8,000 10,000 साल भर में, और उतना ही फूडिंग के ऊपर हर महीने उससे ज्यादा खर्चा होता है। यस और नो? तो अगर खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ जाए तो एकदम घर में वो हो जाता है डिस्कशन, अरे चीनी 30 रुपए से 40 रुपए की हो गई, तो देयर विल बी डिस्कशन। बट कभी ये डिस्कशन होगा कपड़ा 1000 रुपए से 1200 का हो गया? नहीं, क्योंकि फूडिंग के ऊपर ओवरऑल ज्यादा खर्चा होता है लेकिन बाकी चीजों के ऊपर कम। तो अगर हाई प्रपोर्शन है, अगर हाई प्रपोर्शन है तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और अगर लो प्रपोर्शन है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। अगर प्राइस ऑफ गुड्स ज्यादा महंगा है, बताओ लाख रुपए से 10% बढ़ गया, लाख रुपए का 10% बढ़ गया 10,000, और 10 रुपए का 10% बढ़ गया 1 रुपया, तो देखो लाख रुपए में फर्क पड़ेगा लेकिन 10 रुपए में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हाई प्राइस होती है तो फर्क ज्यादा पड़ता है, हाईली इलास्टिक, लेकिन जब लो प्राइस होती है तो फर्क कम पड़ता है, इट इज इन इलास्टिक। हम लोग को देखना है किसमें डिमांड पे फर्क पड़ेगा और किसमें डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिमांड पे फर्क पड़ेगा तो इलास्टिक, और डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा तो हम कहेंगे इन इलास्टिक।
तो ये मेन 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ गुड्स, इनकम, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, प्राइस ऑफ गुड्स, और एक आखिरी फैक्टर होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। बताइए अभी सर्दी आ रही है, तो अगर सर्दियों के कपड़े महंगे हो जाएं तो क्या उसकी डिमांड कम होगी? नहीं, क्योंकि उसके यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकते। इफ इट कैन नॉट बी पोस्टपोन, हमको चाहिए ही चाहिए, तो इट विल बी इनइलास्टिक। इफ इट कैन बी पोस्टपोन तो इट विल बी इलास्टिक। हम कहेंगे अगर दाम बढ़ेगा तो छोड़ देंगे, हटाएं, नहीं खरीदेंगे। इफ इट कैन बी पोस्टपोन, बट इफ इट कैन नॉट बी पोस्टपोन, दाम बढ़े या घटे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सब्सटीट्यूट, या देखो मेरा सब्सटीट्यूट अगर महंगा हो जाए या मेरा सब्सटीट्यूट सस्ता हो जाए तो भी तो मेरी डिमांड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोले क्या कहते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ये टॉपिक खत्म। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी माने, बस एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी माने, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी माने चेंज इन डिमांड ऑफ ओन गुड। हमारे गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा इफ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस। इफ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस, अगर सब्सटीट्यूट का दाम या कॉम्प्लीमेंट्री का दाम चेंज हो जाए तो हमारे गुड के दाम पे क्या फर्क पड़ेगा, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये बताओ, अगर सब्सटीट्यूट का दाम बढ़े, क्रॉस प्राइस, अगर सब्सटीट्यूट का दाम बढ़े तो हमारे गुड के डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री का दाम बढ़े तो हमारे गुड का दाम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, तो हम कहते हैं नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्लियर है यहां तक की बात? तो इसी के साथ हमारा डिमांड वाले टॉपिक का फुल एंड एग्जॉस्टिव रिवीजन खत्म होता है। क्या आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया? पक्का? स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन प्लीज आंसर। आप लोग इसको रिकैप कर लेना एक और बार, आप इसको प्रॉपर रिकैप करना, एक और बार इसको रिकैप करोगे थोड़ा और फास्ट मोशन के अंदर में, आप पूरा का पूरा, मतलब आपने लिख तो लिया होगा, एक बार और रिकैप करो। आई एम डैम श्योर कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आपने लिखा है उसको आप एक बार पलट के भी देखोगे तो मेरे एक एक चीज, मेरे एक एक डायलॉग आपको याद आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक को रिवाइज करेंगे, shall be supply, elasticity of supply, and there are many more things to revise. Thank you. Bye bye.